नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की कक्षाओं में हम चल रहे हैं आपके भाषा विज्ञान में। भाषा विज्ञान में भी जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जो वर्गीकरण है, भाषा की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, इससे संबंधित और जो उसकी विशेषताएं थी, सबको देखते हुए हम चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें तो मंद गति में भी नहीं है। जिस तरह चला जाए हम उस तरह चल रहे हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ें। आज की जो मध्यकालीन आर्य भाषा की जो दूसरा विभाजन था, यानी कि कहें कि आज की जो प्राकृत की क्लास है, इससे पहले की पूर्व की क्लास में हमने देखा था पाली से जितने प्रश्न बन सकते थे उतना हमने उसको पढ़ा था। आज प्राकृत भाषा से जहाँ से परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें, जो भी बच्चे डीएस एकेडमी का टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वो समय से बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो एक तरीके से कहीं कक्षाएं बहुत आगे आ गई हैं इस बार। वहाँ पे थोड़ी सी तेज़ी के साथ में है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत समय दिया था, उसमें थोड़ा सा तीव्र गति के साथ में हम चलेंगे। जितना हम कहते नहीं उससे ज़्यादा हम कर देते हैं। तो जो भी बच्चे डीएस एकेडमी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपना टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी एकदम नवीन है और कक्षाएं तो इतनी नवीन है कि मुझे नहीं लगता कि इतने सरल रूप में आपको अभी तक आपने हिंदी को पढ़ा होगा। मुझसे भी उस समय नहीं पढ़ा होगा जिस समय मैंने पढ़ाया था पहले बैच में। और इस बैच में जो कक्षाएं हैं वो इस बार और ज़्यादा शोध हो रहे हैं। इस बार की कक्षाओं में हर रचना पे हर एक विशेष काव्य प्रवृत्ति हो या कोई भी हो, उसमें बहुत ज़्यादा नवीन शोधों के साथ में इस बार कक्षाएं चल रही हैं। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। विशेषताएं बहुत हैं बैच की, हर विशेषता को बताना आपको ज़रूरी भी नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, टेस्ट पेपर प्रति एक टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर, ये सब जो है वो टॉपिक टू टॉपिक वहाँ पे चल रहा है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है या क्लास के अंतिम में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप समय से बैच ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की भाषा पे। आज की भाषा यानी कि हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में दूसरे नंबर की। इससे पूर्व की हम पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आज आपके प्राकृत। इसी को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था कहते हैं, या मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। 3 अवस्थाओं में हमने विभाजन किया था, तो ये दूसरी अवस्था है। तीसरी बात, मैं यहाँ पे समय काउंट नहीं करूंगी, आप जरा कमेंट कीजिएगा, देखती हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ते उड़ते नहीं हो, ठीक है। बात करें तो प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है और जिसका यानी कि कहा जाए तो हुई है, यानी कि हुई है, इसको माना जाता है तो जनसाधारण की भाषा, यानी कि प्रकृति की यदि बात करें तो उस समय जो थी, तो जनता की जो भाषा थी उसको प्राकृत कहा गया है। ये जो आपकी प्राकृत है, मूल रूप से इससे पहले की कक्षा में हमने देखा था कि जो पाली है उसको प्रथम प्राकृत कहा गया है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा गया है, और अपभ्रंश को, अबहट्ट को, पुरानी हिंदी को तृतीय प्राकृत कहा गया है। अपभ्रंश, अबहट्ट और पुरानी हिंदी को अगली कक्षा में देखेंगे। इसमें इसी तक बात करते हैं, लेकिन तथ्यों को जोड़ना जरूरी था। बात करें तो इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साहित्य मिलता है काफ़ी। इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। इसी के साथ में प्राकृत की किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसको 3 भागों में, 3 चरणों में बांटा था। देखते हैं थोड़ा सा प्राकृत के विकास की
अवस्थाओं को विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी आदि व्याकरणों ने 3 चरणों में बांटा है। 3 चरणों में बांटा है। क्या है? तो पहला है प्रथम प्राकृत, जिसको आप पढ़ भी चुके हैं, प्रथम प्राकृत। लेकिन इनका फिर से देखते हैं, ये क्या कहते हैं। यह एक जन भाषा रही है। यह एक जन भाषा रही है। ठीक है, जन भाषा रही है जो प्राचीन प्रचलित है। इसी के साथ में बात करें तो नामी साधु ने इसे यहां पे वैसे ही लिखिए, प्राकृत को पहले से बनी हुई भाषा कहा है। यानी कि बात करें तो इसको एक तरीके से इन्होंने पाली कहा है। ठीक है, आप इसको जानिएगा। दूसरे नंबर पे बात कर रहे हैं तो द्वितीय प्राकृत की बात करें हम यहाँ पे, तो संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण सरलीकरण के कारण प्राकृत भाषा बनी। ठीक है, अब हेमचंद्र जी इसके विषय में कहते हैं। हेमचंद्र ने क्या कहा है कि प्रकृति का मूल संस्कृत है। ये कथन कई बार बन जाता है, संस्कृत है, और जो संस्कृत से आगत है वह प्राकृत है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो साहित्यिक प्राकृत, जिसको आप अभी देख भी चुके हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो तृतीय प्राकृत में यदि हम बात करेंगे तो प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत कहते हैं। ठीक है, ये है थोड़ा सा यहाँ पे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो प्रकृति से माना जाता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुई है, जिसका मूल रूप है यानी कि जनसाधारण की भाषा, यानी कि जो जनता थी उस समय, जो लोक जन था, उसकी भाषा। आगे बात करें तो इसे साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, निम्नलिखित में से किसको साहित्यिक प्राकृत कहा गया है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली या फिर प्राकृत? प्राकृत की भी यदि अवस्थाएं दी जाएंगी, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत, अपभ्रंश या पाली, तब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि द्वितीय प्राकृत है। ठीक है, द्वितीय प्राकृत ही मूल रूप से प्राकृत है। ठीक है, आगे बात करें तो प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरीदास वाजपेयी व अन्य जो व्याकरणाचार्य हैं उन्होंने 3 चरणों में बांटा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इतनी बार आपको पढ़ा दिया, मुझे नहीं लगता कि अब आपको बताने की भी जरूरत है। प्रथम यानी कि जो जनभाषा रही है, जो प्राचीन प्रचलित है, पाली की बात हुई है। नामी साधु ने प्राकृत को पहले से बनी हुई भाषा कहा है, यानी कि पहले से बनी हुई भाषा यानी कि पाली कहा है। द्वितीय प्राकृत की बात करें तो संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृत
भाषा बनी। और हेमचंद्र जी का कहना है कि प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वही प्राकृत है, यानी कि साहित्यिक प्राकृत। आपसे बात हो चुकी है इस विषय में। तृतीय प्राकृत की बात करें तो प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश को कुछ विद्वान तृतीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश या अपहट्ट, ये सब हम अपभ्रंश को तो अगली कक्षा में देखेंगे। यानी कि अपभ्रंश, अप और भ्रंश यानी कि बिगड़ा हुआ, घटित हुआ, ठीक है, या अपभ्रंश को ही अपभ्रष्ट भी कहते हैं। तो कहते हैं ना कि भ्रष्ट है यानी कि धूर्त है, एक तरीके से बिगड़ा हुआ रूप जहाँ हमें देखने को मिलेगा। यानी कि वहाँ से जो हमारी अपभ्रंश जो हिंदी शुरू हो रही थी और इधर से प्राकृत का अंत हो रहा था, तो वो मिक्सअप रूप है वहाँ पे, यानी कि वो बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में प्राकृत की विशेषताएं देखेंगे और फिर देखेंगे प्राकृत से संबंधित जो कुछ ग्रंथ हैं उनके विषय में चर्चा होगी। चलिए, देखिए, जितना परीक्षा उपयोगी है उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं। ओहो, चलिए, कोई नहीं। अब देखिए, जो आपका प्राकृत है उसके विद्वानों ने भेद किए हैं, तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा प्राकृत के भेद किसने कितने किए हैं ये देखेंगे। पहले नंबर पे है भरत मुनि। आपके भरत मुनि ने क्या किया है, तो भरत मुनि का आप सभी जानते हैं नाट्य शास्त्र ग्रंथ है। तो इन्होंने नाट्य शास्त्र में क्या किया है, तो पहले माने हैं मुख्य प्राकृत और दूसरे नंबर पे इन्होंने माना है गौड़ विभाषा। गौड़ विभाषा मुख्य प्राकृत में इन्होंने जैसे कि भेद किए हैं, थोड़ा सा बता दें। मागधी, अवंतिका या अवंतिजा, अवंतिजा कर लीजिए, अवंतिजा, प्राच्य, सूरसेनी, यानी किसी की बात करें तो शौरसेनी है, अर्धमागधी। ये आपके भरत मुनि ने किए हैं प्राकृत के भेद। गौड़ में आप देखेंगे तो शाबरी है, आभिरी है और बनेचरी, बहुत है लेकिन जितने परीक्षा उपयोगी है उतना। वर रुचि की बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे। तो वर रुचि ने का ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। उन्होंने कहा है, जो भेद किया है वो है आपका शौरसेनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। हेमचंद्र की बात करें तीसरे नंबर पे, हेमचंद्र की बात करेंगे आप तो प्राकृत व्याकरण है इनका। तो आरसी, इन्होंने क्या कहा है, आरसी। आरसी में भी अगर बात करें तो अर्धमागधी इन्होंने कहा है इसको। अर्धमागधी के बाद में चूलिका, पैशाची, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। अगर बात करें तो चूलिका को दंडी ने भूत भाषा कहा है। इसे दंडी ने भूत भाषा कहा है। आप खुद से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हैं। अगर भाषा वैज्ञानिकों की बात करें तो मूल रूप से भाषा वैज्ञानिकों ने
प्राकृत के 5 भेद किए हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका शौरसैनी। शौरसैनी यानी कि आप सभी जानते हैं ये मथुरा के आसपास की है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो पैशाची। पैशाची का आपको पता है, इसका जो विकसित रूप है वो लहंदा के रूप में आता है। ग्राम्य भाषा, मृत भाषा आदि इसके नाम मिल जाते हैं। तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो आपके है अर्धमागधी। अर्धमागधी यानी कि मागधी और शौरसैनी के मध्य क्षेत्र में इसको आरसी भाषा भी कहते हैं। चौथे नंबर पे बात करेंगे तो महाराष्ट्री, उधर के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर भारत में प्रचलित साहित्यिक प्राकृत को बोला गया है। पांचवें नंबर पे यदि आप बात करेंगे तो मागधी। ठीक है, ये हैं 5 भेद, शौरसैनी, पैशाची, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और मागधी। यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनने के चांस है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एक्सपर्ट ने पेपर कठिन किया तो यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें समझाने को नहीं है। भरत मुनि जी की यदि बात करेंगे तो उन्होंने मुख्य प्राकृत और गौड़ विभाषा 2 भाग किए। वररुचि ने शौरसैनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत, मागधी प्राकृत और पैशाची प्राकृत कहा। हेमचंद्र ने आरसी यानी कि अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश कहा। भाषा वैज्ञानिकों ने 5 भेद किए हैं प्राकृत के: शौरसैनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और मागधी। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में प्राकृत की विशेषताओं पे चर्चा करते हैं। चलिए, बात कर रहे थे प्राकृत की विशेषताएं। आप जानते हैं कि जो प्राकृत है वो पाली के बाद की है। आपने क्रम देखा था, आप देख रहे थे कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, यानी कि संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली और फिर प्राकृत, यानी कि पाली के बाद की भाषा है। तो पाली के शब्दों में से संस्कृत के कुछ शब्दों का पाली में लोप हुआ। उसके बाद में जो पूर्ण रूप से जो सार्थक हुई वो प्राकृत में आके हुई हैं। तो यहाँ पे तथ्य थोड़े थोड़े से सिमिलर आपको मिलेंगे। वहाँ पे लोप कम हुआ था शब्दों का, यहाँ पे अधिक हो गया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे बात कर रहे थे तो पाली में पहला है पाली में पहली बार द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी जिसे क्षतिपूरक दीर्घीकरण कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे द्वित्वीकरण, यानी कि जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मग, ये द्वित्वीकरण यानी कि 2 वर्णों का एक साथ आना, द्वित्वीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी और ये आगे आगे इसको जो है यहाँ पे क्षतिपूरक कहा गया है। ठीक, आगे बात करें तो आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा महत्वपूर्ण है, प्राकृत को
मीठी तथा मधुर भाषा कहा है। प्राकृत में, यहाँ पे परसर्गों का, प्राकृत में परसर्गों का विकास पाली की तुलना में अधिक हो गया था। काकी के रारी रे ये हो गया था। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कै होता था, यानी कि के, ये हो गया था परसर्ग। ठीक है, करके, कै का के, करके का कै, इस तरह का हो गया था। आगे है प्राकृत भी संस्कृत के तुल्य यानी कि तुलना योग्य श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इसमें शब्द रूप और धातु रूप की संख्या कम हो गई थी। प्राकृत में शब्द रूप और धातु रूप की संख्या कम हो गई थी। ठीक है, इसमें भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर थी। इसमें भाषा, प्राकृत की बात चल रही है, संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई। वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई, यानी कि संयोगात्मक। कुछ बच्चों के मन में प्रश्न बन रहा होगा, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक का मतलब है जिसमें विभक्ति होती हैं। वियोगात्मक का मतलब होता है विभक्ति रहित, यानी कि इसमें परसर्ग होते हैं, काकी के रारी रे। ठीक है, बात करें यहाँ पे प्राकृत में विभक्ति का अभाव हो गया है। तो ये है इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ठीक है, पाली में पहली बार द्वितीयकरण की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ हुई थी, लेकिन मुख्य रूप से जो मुखरित हुई थी, या पूर्ण रूप से जो कहते हैं ना कि नियम लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू होना शुरू हुआ, और जब पूर्ण रूप से लागू हो गया वो किस में हुआ? प्राकृत में। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा मधुर भाषा कहा है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन जाएगा। प्राकृत में परसर्गों का विकास पाली की तुलना में अधिक हो गया था। ठीक है, और प्राकृत भी संस्कृत के तुल्य श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, यानी कि योगधन आत्मक। प्राकृत में शब्द रूप और धातु रूप की संख्या कम हो गई थी, और बाकी आपने देखा था कि नपुंसक लिंग और द्विवचन, इनका तो लोप यहाँ पे आके पूर्ण रूप से हो ही गया था। पाली में ही हो गया था, यहाँ पे भी नहीं था। इसमें भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर अग्रसर हुई है, यानी कि चलती है। प्राकृत में विभक्ति का अभाव हो गया था। दूसरी बात देखिए, विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतना सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ से प्रश्न बनेगा, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है भाषा विज्ञान में, तो वो सब तथ्य आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी की जो क्लास है वो हम यहीं तक ही रखते हैं। चलिए, जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं नए बैच में, उनको लग रहा है कि हमारी तैयारी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है और भटक गए हैं। पहली बात, आपको भटकना नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, जो भटका रहता है, ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी स्थिर होना चाहते हो, ठीक, तो
तो अगर आप स्थिर होना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने आप को एक पद पे चयनित आपको करना है, जो आपकी योग्यताएं हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीजीटी पीजीटी की ही आपकी योग्यताएं हैं, हो सकता है कुछ आगे की भी आपकी योग्यताएं हों, आपकी क्षमताएं हों, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं और हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते हैं और उसी में हम लगे रहते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम सिर्फ यहीं तक थे, लेकिन हमें खुद को नहीं पता होता कि हम यहाँ से आगे भी जा सकते थे। ये तो समय के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉल करेंगे 9568802463 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप हमेशा कॉल ही करेंगे। अगर आपको टेस्ट लेना है तब आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। डेमो टेस्ट पेपर के लिए आपको यहाँ पे पेपर दे दिया जाएगा, तो 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। इसी के साथ में अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बैच हैं इस समय टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और साथ में यूपी एपी का, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। DSSB, बीपीएससी या HPSC या यूके उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो LT ग्रेड या राजकीय प्रवक्ता की परीक्षा होती हैं, या हिमाचल प्रदेश। किसी भी राज्य के लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब सेम है आपका। जहाँ पे जो विशेष होता है वो आपको पढ़ा दिया जाता है, बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास, बाकी जो तथ्य सबके समान है वो सब रहेंगे। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस नंबर पे समय से कॉल कर लीजिए, क्योंकि फिर बहुत आगे अगर आप निकल जाएंगे या पता चला कि आपका कोई पेपर आ गया है, उसके 1 महीने पेपर होने से आप 1 महीना पहले हमें फ़ोन कर रहे हो और फिर कहने कि मैम हमें बैच दीजिए, आपके यहाँ पे पता चला है कि आपके पाठ्यक्रम में स्पेशल रचनाएं भी लगी हुई हैं, तब बताइए हम आपको कैसे कवर कराएंगे। तो इसीलिए देखिए, जागे रहना ज़रूरी है, लेकिन समय से जागे रहना ये और भी ज़रूरी है। तो आप समय से पहले तैयार रहिए। जो बच्चे हैं मेरे पास जो पढ़ रहे हैं वो समय से पहले से तैयार हैं। मैं 1 साल उनको दे चुकी हूँ, 1 साल मैंने आपको दिया है, और 1 साल में आप सोचिए कि मैंने आपको कितना कवर कराया है। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास विधिवत रूप से कराया है। कोई बच्चा मेरा ये नहीं कह सकता मुझसे कि हाँ मैम आपने बोला था और आपने कवर नहीं कराया है। आपका पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, सारी गद्य विधाएँ हैं, जो विविध था, यानी कि आपके पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार सब आपको कराया है। उसके बाद में काव्यशास्त्र के बाद में हम इस समय भाषा विज्ञान में चल रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने फ्री में आपको इतना दिया है तो सोचिए कि सशुल्क में आपको कितना दूंगी, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, न्यूनतम शुल्क है। न्यूनतम शुल्क में आपके सारे बैच हैं, और यहाँ पे हम आपको जैसे ही आपकी टॉपिक ख़त्म होता है तो टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे टेस्ट पेपर भी है, और 25 टेस्ट पेपर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर है। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है ये उनसे टेस्ट पेपर अलग रहेंगे। ऐसा ना हो कि जो जिस बच्चे ने टेस्ट पेपर ले रखा है वो सोचेगा कि मुझे मैम का मैं पेड बैच लूँगा तो उसमें मुझे ये 25 टेस्ट पेपर उन्हीं में से मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं करती हूँ। जितना मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा मैंने हमेशा आपको प्रोवाइड कराया है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे टेस्ट पेपर में चाहे क्लास के लिए, तो समय से आप क्लास ले लीजिए। बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पे जो है कक्षाएं चल रही हैं, यहाँ पे तथ्यों का संग्रहण चल रहा है। जो भी बच्चे लेना चाहते हैं समय से लीजिए, फिर आप अंतिम में जाके लेंगे, आपकी पता चला कि 100-150 क्लासेज इकट्ठी होंगी, फिर आप उनको कैसे कवर करेंगे। तो अच्छा है कि आप धीरे धीरे चलिए। हमारे चलने का उद्देश्य होता है कि जब हम शनि शनि चलेंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।